यूपी विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर कल यानी 10 मार्च यूपी विधानसभा चुनाव में मतगणना शुरू होगी। 403 विधानसभा सीट के लिए कल सुबह 8 बजे से वोट गिने जाएंगे। केंद्रीय सुरक्षा बलों के पहरे में यह मतगणना कराई जाएगी। इस मतगणना को पूरी तरह शांतिपूर्ण रखा जाए, इसकी तैयारियों में प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है। यूपी के सभी जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। मतगणना स्थल के बाहर और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। शांतिपूर्ण मतगणना के लिए पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। ड्रोन के जरिए भी मतगणना केंद्रों की निगरानी की जाएगी। डीजीपी मुख्यालय से सभी जिलों में फिलहाल सीधी नजर रखी जा रही है। 10 मार्च की मतगणना के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 250 कंपनियां तैनात रहेंगी। मतगणना के बाद कहीं भी विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ मतगणना के लिए लगभग 70,000 सिविल पुलिस, 245 कंपनी अर्धसैनिक बल तथा 69 कंपनी पीएसी का व्यवस्थापन किया गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी संवेदनशील स्थान हैं वहाँ पे कुछ स्ट्राइकिंग और स्ट्रैटेजिक रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी निर्देश दिया गया है कि सभी महत्वपूर्ण जगहों पे वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी कराई जाए। सभी जनपदों में धारा 144 लागू है। मतगणना के बाद जो विजयी प्रत्याशी होंगे वो कितनी संख्या में अपने साथ लोगों को लेकर लौटेंगे, इसका निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया जाएगा, वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए। सोमवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का दंगल खत्म हो चुका है। अब 10 मार्च यानी कल फैसले का इंतजार है। हालांकि उससे पहले सोमवार को आए एग्जिट पोल में योगी आदित्यनाथ सरकार की वापसी का अनुमान है। 10 से ज्यादा एग्जिट पोल में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिया गया है। इनमें भाजपा को 212 से 326 सीटें तक मिलती नजर आ रही हैं। वहीं अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 312 सीटें मिली थीं। एग्जिट पोल में सपा गठबंधन को 105 से 165 तक सीटें दी गई हैं। उधर पंजाब की बात की जाए, ज्यादातर एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते दिखा रहे हैं। उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी और कांग्रेस में बराबरी की टक्कर नजर आ रही है, जबकि मणिपुर में बीजेपी फिर बड़े अंतर से वापस आती नजर आ रही है। 5 राज्यों के इन विधानसभा चुनाव को राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी खासा अहम माना जा रहा है। एक तरह से इन्हें 2024 के आम चुनाव का ट्रेलर भी माना जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के बच्चों का एक दिन यादगार बना दिया। दरअसल सीएम योगी लखनऊ लौट रहे थे। सीएम एमपी पॉलिटेक्निक हेलीपैड पर पहुंचे तो वहां कुछ बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। सीएम ने बच्चों को देखकर पहले तो उनके लिए चॉकलेट मंगवाए। बच्चों ने भी सीएम योगी को गुलाब का फूल भेंट किया। मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों के सिर पर हाथ फेरकर दुलारा और उनसे घुल मिलकर बातें की। वहीं बच्चों ने जब हेलीकॉप्टर में बैठने की इच्छा जताई तो सीएम योगी मना नहीं कर पाए और बच्चों के साथ खुद भी हेलीकॉप्टर में बैठे। बच्चे भी हेलीकॉप्टर में बैठकर काफी खुश नजर आए। डर गई है। आप सीट पर बैठो, हेलीकॉप्टर से घूम के आओ जल्दी। चलिए वापस लौटते हैं एमपी की तरफ। ग्वालियर में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 77वीं जयंती पर बीजेपी एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। यह बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के इफेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इसे तेरे मेरे की राजनीति बता रही है। क्या है ये मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सिंधिया राजवंश की छतरी पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मौका है स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 77वीं जयंती का। यहां भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें अपने 17 साल के कार्यकाल के दौरान पहली बार शामिल होने खुद मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंच रहे हैं। इनके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने उनकी छतरी पर पहुंचेंगे। बीजेपी इस कार्यक्रम को लेकर उत्साहित है। केदार श्री महाराज माधवराव सिंधिया जी की 77वीं जयंती है और स्वतंत्रता जयंती के अवसर पर हम प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भजन संध्या का आयोजन कर रहे हैं। इस भजन संध्या में श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी सब परिवार पधार रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कई हमारे मंत्री गण आ रहे हैं। भजन गायक हमने बॉम्बे से बुलाए, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। माधव भागवत हैं, उनकी धर्मपत्नी आ रही हैं, जो भजन प्रस्तुत करके श्रद्धांजलि के माध्यम से अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इधर कांग्रेस के नेता माधवराव सिंधिया को अपना नेता बताकर उनकी तारीफ करते नहीं थकते। वो ये भी याद दिलाते हैं कि किस तरह बीजेपी माधवराव सिंधिया का राजनीतिक रूप से विरोध किया करती थी, लेकिन आज जब उनकी जयंती पर बीजेपी उन्हें नमन कर रही है तो उन्हें बड़ी हैरानी है। वो सवाल भी खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, हमेशा से माधवराव सिंधिया जी का विरोध करती रही और अंत तक माधवराव सिंधिया जी का विरोध भाजपा वाले करते रहे। आज ये जो दिखावा कर रहे हैं वो उनका नैतिक पता नहीं, मुझे तो दिवालियापन दिखता है कि जिससे वो अभी तक जिसको विरोधी मानते रहे और विरोध करते रहे, काले झंडे दिखाते रहे, आज वो जो सम्मान करने के लिए आ गए हैं। अच्छी बात है, हमारे नेता का सम्मान करें, हमें तो अच्छी बात है। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं में शुमार थे, जबकि राजमाता विजयाराजे सिंधिया बीजेपी की बड़ी नेता थीं। तब कांग्रेस बीजेपी में बटा परिवार अब पूरी तरह से बीजेपी मय है, लेकिन राजनीतिक खींचतान अब भी देखने को मिलती है। अभी तक ये होता था कि ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया परिवार या जयविलास की जो राजनीति है वो दोनों तरफ चला करती थी, क्योंकि माधवराव सिंधिया हों या ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, ये कांग्रेस में रहते थे, और राजमाता हों, वसुंधरा हों, यशोधरा राजे हों, ये सब बीजेपी में रहते थे। तो दोनों पक्षों की राजनीति चलती रहती थी। पहली बार है इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहला मौका है, लगभग शुरुआती दौर को छोड़ दें जब राजमाता सिंधिया सरसक तक कांग्रेस में रही, उसके बाद से ये पहला मौका है जब लकीर सीधे खिंच गई है। मतलब पूरा सिंधिया परिवार एक पाले में है राजनीति के में। बीजेपी जहां इस मौके पर अपने मुखिया के साथ मौजूद रहेगी, तो कांग्रेस भी लगातार तैयारियों में जुटी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही उठ रहा है कि आखिर माधवराव सिंधिया किसके हैं। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। और अब बात करेंगे एमपी के बजट की। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सरकार का बजट पेश किया। कुल बजट 2,79,237 करोड़ का है, जबकि राजकोषीय घाटा 55,111 करोड़ रुपए का है। सरकार ने इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। बजट में इस बार महिला, किसान, बेरोजगार और बच्चों पर खास फोकस है। तो वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने चाइल्ड बजट अलग से पेश किया, जिसमें मनरेगा के लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगेंगे। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क शुरू होगा, तो वहीं उद्योगों को रियायती दरों पर जमीन भी दी जाएगी। नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। दुग्ध उत्पादन योजना शुरू की जाएगी। 4,000 किलोमीटर सड़क बनाने का भी शिवराज सरकार ने लक्ष्य तय किया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच किया, जिसमें कोई नया कर नहीं है। पहली बार राज्य में चाइल्ड बजट अलग से पेश किया गया। अलग अलग विभागों के लिए इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहा और पिछली बार के बजट से इस बार के बजट में कितनी बढ़ोतरी की गई, इस सब की जानकारी विभाग के प्रमुख सचिवों ने दी। चलिए आपको दिखाते हैं कि पर्यटन, औद्योगिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण, अधोसंरचना और एमएसएमई विभाग के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। जो मध्य प्रदेश शासन का बजट आया है, इसमें पर्यटन के महत्व को बहुत अच्छे तरीके से रेखांकित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश का पर्यटन देश और विदेश में विख्यात है।
प्रतिवर्ष यहाँ पर लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। खासतौर से यहाँ के नैसर्गिक आकर्षण और यहाँ के वन्य जीव, ऐतिहासिक धरोहरें और जो सांस्कृतिक विरासत है वो विश्व विख्यात है। और सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए पर्यटन की अधोसंरचना को बढ़ाने के लिए बहुत विशेष आकर्षक प्रावधान किया है। 110 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा गया है। एमएसएमई विभाग को अत्यधिक प्रोत्साहित करने की दृष्टि से एमएसएमई यूनिट्स को काफ़ी संख्या में और वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप 653.93 करोड़ का यानी कि लगभग 654 करोड़ का प्रावधानित किया गया है। विभिन्न तरह के एमएसएमई यूनिट्स डालने के लिए जो क्लस्टर डेवलपमेंट लाना है, उसके लिए पिछले साल जो एक पॉलिसी, नई पॉलिसी और अभिनव पॉलिसी और मध्य प्रदेश शासन का अनोखा पॉलिसी जो किसी भी अन्य राज्यों में नहीं है, उस पॉलिसी के तारतम्य में भी जो है उसको प्रोत्साहन देने की दृष्टि से इसमें लगभग 290 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साल के बजट में मध्य प्रदेश में एक बहुत अहम बदलाव स्वास्थ्य विभाग में आया है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को इस साल कुल 10,380 करोड़ के आसपास का बजट प्राप्त हुआ है, जो पिछले साल के तुलना में लगभग 29% अधिक है। आज तक का रिकॉर्ड 10,000 से क्रॉस करने वाला पहला बजट है ये। इसमें जो हमारी प्राथमिकता है, आपने देखा ही होगा कि कोविड के पश्चात 2 साल हमारी कुछ प्रोग्राम के पीछे हो गए थे कोविड की वजह से। इनको पुनः गति देने के लिए और जो नए चैलेंजेस कोविड के बाद आए हैं और कुछ चीज़ें हमारे पास एक अवसर के रूप में भी आई हुई है, उसको भी हमने लिया है। जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लगभग 3600 करोड़ का 15 फाइनेंस कमीशन में भी काफ़ी इसमें राशि रखी गई है, लगभग 923 करोड़ की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करेगी। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं और मैं बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष और इस वर्ष में कोविड के बावजूद राज्य में जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं उनमें वृद्धि हुई है। जो हमने भूमियाँ आवंटित की है उद्योगों को नए उद्योग स्थापित करने के लिए, उसमें भी वृद्धि हुई है और ये वृद्धि बहुत ही उल्लेखनीय है। तो इसी मोमेंटम को कायम रखते हुए और आने वाले वर्ष में और हम नए औद्योगिक पार्क विकसित कर सकें, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर सकें, इसके लिए बजट में पिछले वर्ष की तुलना में और वृद्धि की गई है। जी, स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ी अच्छी बात है कि सरकार ने इस पर विशेष जोर दिया है कि बच्चों की शिक्षा में जो गुणवत्ता है उसमें सुधार हो, और उसके लिए जो बजट प्रावधान है, तो पिछले वर्ष जो कुल बजट जो विभाग का था वो 25,953 करोड़ था और इस वर्ष सरकार में उसको बढ़ा करके 27,792 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो मेन जो कंपोनेंट्स हैं उसमें जो विशेष जोर दिया गया है वो सीएम राइज स्कूल्स पर दिया गया है। सीएम राइज स्कूल्स, जैसा आप जानते हैं, पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको अनाउंस किया था और ये स्कूल्स हैं जो प्रदेश में 360 स्कूल्स प्रथम चरण में स्थापित किए जाएंगे। आगे चल के लगभग 9,500 स्कूल्स बनाए जाएंगे। ग्रामीण परिवेश के संपूर्ण आर्थिक विकास एवं लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए बजट में बहुत ही प्रभावी और समग्र रूप से प्रावधान किए गए हैं। समग्रता में जो ग्रामीण क्षेत्र का अधोसंरचना है, आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के प्रयास हैं तथा जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी व्यापकता को और प्रभावी और व्यापक बनाने के उद्देश्य से प्रावधान किए गए हैं। पिछले वर्ष हम लोगों ने लगभग 3,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पक्की सड़कें बनाई थीं। इस वर्ष के बजट प्रावधान में उसको बढ़ाकर 4,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा किया गया है, जो लगभग 150% है। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर दी, जिससे कर्मचारी वर्ग में खुशी की लहर है। तो वहीं विधायकों से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष और सरपंचों का मानदेय भी भूपेश सरकार ने अपने बजट में बढ़ा दिया है। विधायक निधि 2 से 4 करोड़ कर दी गई है। जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 15,000 कर दिया गया है और सरपंचों का भत्ता 4,000 रुपए प्रति माह हो गया है। बहाल कर दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मेरे साथ हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं? ये बजट है आम जनता की बजट है, किसान की बजट है, जो गांधी जी के जो ग्राम स्वराज की कल्पना है उसे साकार करने वाला बजट है। तो ग्रामीण क्षेत्र कैसे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क
के लिए भी इसमें व्यवस्था की 600 करोड़ का। वहीं भूमिहीन जो श्रमिक हैं उनको जो राशि मिलती थी 6,000 से बढ़ा के 7,000 कर दिया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6,000 करोड़ की इसमें व्यवस्था है। शहरी विकास के लिए भी है, ग्रामीण विकास के लिए है, सड़क निर्माण के लिए, सिंचाई के लिए भी है, विद्युतीकरण के लिए भी है, आदिवासी अंचलों में भी के लिए भी, और जितने लघु अनुपज है उसको वैल्यू एडिशन की भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये आम जनता के आय कैसे बढ़े उसके इस बजट में प्रावधान किया गया है। विपक्ष जब ताली बजाता है किसी बात को लेकर तो खुशी भी होती, 2 करोड़ से 4 करोड़ उनकी विधायक निधि भी निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि हैं तो अपने क्षेत्र में जाते हैं, विकास कार्य करने की उसकी चिंता रहती है, तो पूरा हुआ। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि पेंशन योजना माइलस्टोन है, जो घोषणाएं की गई है निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए माइलस्टोन साबित होगा। कैमरा पर्सन दीपक साहू के साथ रायपुर विधानसभा से आदित्य नामदेव। यूक्रेन में फंसी रायसेन के बरेली की 2 बेटियां भी सकुशल घर वापस लौट आई हैं। इस खुशी में शिवी और अंशी पारिक का लोगों और परिचितों ने जमकर स्वागत किया। उनका हालचाल जानने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। एएसपी अमृत मीणा भी उनके घर पहुंचे और उनका हालचाल जाना। शिवी और अंशी पारिक ने अपनी घर वापसी के लिए पीएम मोदी और सीएम शिवराज का आभार जताया है। तो हम लोग सोच रहे थे हम घर कैसे लौटेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तब हम लोगों ने वीडियो बनाई कि हम हमारी गवर्नमेंट से, हमारी सरकार से मदद मांगे कि हम लोग घर वापस आना चाहते हैं, कैसे भी आए। मोदी सरकार ने पूरी मदद की, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मिली हमें, क्योंकि हंगरी में खाना पीना रहना हर तरीके की पूरी व्यवस्था है और अच्छा स्वागत किया हम लोगों का वहाँ पे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि जब हम लोगों ने वीडियो बनाया था कि हम लोग वहाँ यूक्रेन में फंसे हुए हैं, परेशान हैं, तो उन लोगों ने हमारी काफ़ी मदद करी। फिर भोपाल तक हम लोगों की फ्री फ्लाइट भी अरेंज करवाई उन लोगों ने। वहाँ दिल्ली में भी रहने की काफ़ी हम लोगों की अच्छे से व्यवस्थाएँ करवाई। चलिए, इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।